नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। तो समास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी एकेडमिक कक्षा यानी कि 6 से लेकर 12 तक की कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, आप सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और आपको थोड़ा सा भी आवश्यक लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना जाया करते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं और आज की इस प्रस्तुति का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 है कि समास का क्या अर्थ है। विकल्प कह रहे कि बड़ों का मेल समास कहलाता है, विकल्प बी बड़ों का संक्षेपीकरण समास कहलाता है, विकल्प सी पदों का मेल या फिर विकल्प डी पदों का संक्षेपीकरण। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जवाब आप सबके सामने है। तो बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, पदों का संक्षेपीकरण इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहन मित्रों का जवाब विकल्प डी रहा, निश्चित रूप से आप सबका सही जवाब है और आप सब बधाई के पात्र हैं। देखिए मित्रों, बात करें समास तो समास का मतलब होता है सम प्लस आस, जिसमें सम उपसर्ग है और आस धातु है। तो समास का मतलब होता है सम्यक रूप से यानी उचित प्रकार से, आस माने बैठना, या आप ये भी कह सकते हैं कि सम माने समीप, आस माने आना या बैठना। तो समीप आना बैठना समास कहलाता है। और ये समीप या पास या निकट कौन आ रहा है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं पदों का। तो पदों का पास पास आना, पदों का निकट आना समास कहलाता है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि पदों का संक्षेपीकरण होता है। तो पदों के संक्षेपीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि विकल्प डी क्यों सही है, ठीक है ना। बड़ों का मेल तो संधि होती है, बड़ों का संक्षेपीकरण तो आप कह सकते हैं कि संधि में होता है ना। पदों का मेल इसमें नहीं होता है बल्कि पदों को का संक्षेपीकरण होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 1 का बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी रहा और बिल्कुल ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि समास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप समास टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसे भी जानना जरूरी है कि समास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि विग्रह, विकल्प बी विच्छेद, विकल्प सी व्यास या फिर विकल्प डी संक्षेपीकरण। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब आप सबको देना है और बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, व्यास इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल समास का जो विलोम शब्द होता है व्यास होता है। ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए और इस प्रश्न को अपनी नोटबुक पे छाप लीजिए, ठीक है। और समासिक पदों का विग्रह करते हैं, संधि का विच्छेद करते हैं और समास का अर्थ संक्षेपीकरण होता है। तो चारों विकल्पों को आपने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 3 है कि समास के विषय में असंगत विकल्प है। तो कह रहे कौन सा विकल्प जो है समास के विषय में असंगत है, अशुद्ध है या आप कह सकते हैं गलत है। विकल्प कह रहे कि 2 या 2 से अधिक पदों को पास में लाना समास कहलाता है। विकल्प भी समासिक पदों को अलग अलग करना समास का विग्रह कहलाता है। विकल्प सी कह रहे हैं कि समास की प्रक्रियाओं में विभक्ति का लोप हो जाता है, यह विकल्प असंगत है। या फिर विकल्प डी संपूर्ण पद विस्तृत रूप धारण करता है, यह असंगत है। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब आप सबको देना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। जवाब के रूप में आपके पास है 4 विकल्प, एक सही होगा, यानी कि जो असंगत है वही सही होगा। तो सोच समझकर विचार करके प्रश्न संख्या 3 का जवाब आप सबको देना होगा और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। संपूर्ण पद विस्तृत नहीं होता है बल्कि संपूर्ण पद संक्षेप होता है, संक्षेपीकरण होता है। समास का अर्थ ही होता है संक्षेप और समास संक्षेपीकरण समास की प्रक्रिया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बहुत बेहतरीन जवाब, सराहनीय जवाब और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। बात करें विकल्प पे तो 2 या 2 से अधिक पदों का पास पास आना समास कहलाता है, बिल्कुल राइट है। समासिक पदों को अलग अलग करना विग्रह कहलाता है, समास का विग्रह कहलाता है। और समास की प्रक्रिया में क्या होता है, जब 2 पद पास पास लाए जाते हैं, पास आते हैं, तो बीच में जो कारक है ना, यानी कारक का चिन्ह जिसे आप कहते हैं विभक्ति, तो उसी विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक पद है राम का पुत्र,
तो अब राम का पुत्र है ना, तो एक पद राम, दूसरा पद बिल्कुल पुत्र है, और बीच में जो विभक्ति है का, इसी का लोप हो जाएगा राम पुत्र। राजा का पुत्र, तो बीच में जो का का लोप हो जाएगा और हो जाएगा राजा, राजा का पुत्र को राजपुत्र। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो यानी कि जब सामासिक पद आप बनाते हैं तो बीच में जो विभक्ति है, कारक चिन्ह है, उसका लोप कर देते हैं और दोनों पदों को पास पास लाते हैं, इसी को समास कहते हैं। और आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि सर समास करने का क्या महत्व है। तो देखिए मित्रों, आप लोग जानते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक बात कहने के लिए हम लोग समास का प्रयोग करते हैं, समासिक पद का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब इतना बड़ा शब्द ना कहना पड़े, जैसे रसोई के लिए घर, तो आप सीधे कहते हैं रसोई घर, है ना। दान के लिए पात्र ना कह के आप दान पात्र कह लेते हैं। पशु, बिल्कुल बलि पशु, बलि के लिए पशु ना कह के आप बलि पशु कह देते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा कि समास का महत्व यही है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखना। तो फिलहाल आप सबका जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। अब आगे है प्रश्न संख्या 4। कामता प्रसाद गुरु ने समास के कितने भेद बताया है, यानी कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार समास के कितने भेद हैं, आपको जवाब देना है। और बात करें कामता प्रसाद गुरु जी की, तो कामता प्रसाद गुरु जी ने जो समास के भेद हैं वो पदों की प्रधानता के आधार पर बताया है। अब कह रहे विकल्प ए 2 भेद हैं, विकल्प बी कह रहे हैं कि 3 भेद हैं, विकल्प सी 4 भेद हैं, या फिर विकल्प डी 6 भेद हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 4 भेद इज राइट आंसर। और मित्रों, मैं जो भी प्रश्नावली आप सबके लिए तैयार करता हूँ, तो इन सभी प्रश्नावली का उद्देश्य केवल प्रश्नोत्तर नहीं होता है, बल्कि इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं उस टॉपिक को कवर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो जो भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं वो इसको बखूबी जानते हैं। तो बिल्कुल आप सबका जवाब सही आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 4 भेद इज राइट आंसर। और ये 4 समास कौन कौन से हैं, जिनमें एक अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व है और चौथा बहुब्रीहि समास है। ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल धीरे धीरे अभी आप बढ़ेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप सबका जो जवाब था विकल्प सी 4 भेद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में असंगत कथन कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास का जो पूर्व पद प्रधान होता है, विकल्प बी तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, विकल्प सी कह रहे हैं द्वंद्व समास का उत्तर पद प्रधान होता है, या फिर विकल्प डी बहुब्रीहि समास का अन्य पद की प्रधानता होती है। तो कह रहे कौन सा एक असंगत है, यानी कि सुमिलित नहीं है, अशुद्ध है, गलत है विकल्प। यानी कि समास और उसके पद की प्रधानता को लेकर आप तथ्य देख रहे हैं, तो सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 5 का जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है दोनों में द्वंद्व हो। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, पूर्व पद और उत्तर पद। और अगर आपको विकल्प में दोनों पद के स्थान पर सभी पद आ जाए तो आप बिल्कुल सही जवाब लगाइएगा। दोनों पद की प्रधानता या सभी पदों की प्रधानता होती है। 2 ही पद नहीं होते हैं, कभी कभी 2 या 2 से अधिक पद भी हो जाते हैं, जैसे राम लक्ष्मण भरत, राम लक्ष्मण सीता, तो राम लक्ष्मण और सीता, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो द्वंद्व समास में जितने भी पद होते हैं सभी पद प्रधान होते हैं, है ना। चलिए, अब द्वंद्व तब होगा, अब किसी संस्था में, किसी परिवार में जब सब लोग प्रधान हो जाएंगे, सब लोग मुखिया हो जाएंगे ना, तो द्वंद्व होगा। कोई कहेगा कुछ करना है, कोई कहेगा कुछ करना है। तो इसलिए द्वंद्व वहाँ पे होता है जहाँ पे सभी लोग प्रधान होंगे, सभी पद प्रधान होंगे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बात करें अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव का मतलब होता है कि पूर्व पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाले पद की प्रधानता होती है। और बहुब्रीहि में कह रहे हैं कि ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि एक अन्य पद की प्रधानता होती, ये ध्यान में रखिएगा। और आई होप कि प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब आप लोग समझ गए होंगे कि विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कि कर्मधारय एवं द्विगु समास किस समास के अंतर्गत आते हैं या किस समास के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं, विकल्प बी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, विकल्प सी द्वंद्व समास के, या फिर विकल्प डी बहुब्रीहि समास के। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आप सबको देना है और बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तत्पुरुष समास इज राइट। माने तत्पुरुष का मतलब ही होता है तत् माने उसका, पुरुष माने जो आदमी है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अभी आपने देखा कि बिल्कुल दूसरे पद की प्रधानता होती है। और इसमें क्या होता है कि द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक कोई ना कोई विभक्ति छुपी रहती है, ये ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं
इसी तत्पुरुष समास का जो भेद है ना, इसी का उपभेद है, आप कह सकते हैं कि कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है, तो कर्मधारय और द्विगु समास किसके, तत्पुरुष समास के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, अंतर्गत आते हैं, और आप कह सकते हैं कि इनके उपभेद हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि समास के मुख्य भेद पदों की प्रधानता के आधार पर 4 हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, और 2 समास जो कर्मधारय एवं द्विगु है वो बिल्कुल तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न पर स्टार लगाइए और अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। तो जो हमारे पुराने भाई बहन हैं, काफ़ी दिन से तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल एक अच्छे लेवल में है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो नए भाई बंधु हैं उनके लिए थोड़ा सा बिल्कुल है ना जांच रख के चलना होगा, नोट बनाते हुए चलना होगा और समझते हुए चलना होगा। और हमारे जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो वीडियो को देखते हैं या देखेंगे या देख रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल अभी से ही जुड़ जाएं और अपनी समझ को मजबूत करें। ठीक है, चलिए प्रश्न के साथ है कि समासिक पदों को अलग करना क्या कहलाता है। यानी कि जो समासिक पद है, समस्त पद को समासिक पद कहते हैं, तो समास को अलग करना क्या कहलाएगा। विकल्प कहते हैं कि समाज का विच्छेद कहलाएगा, विकल्प बी समास का विग्रह, विकल्प सी समाज का संयोग, या फिर विकल्प डी समास का मेल। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और जवाब के रूप में 4 विकल्प आप सबके सामने हैं, तो आप सबको सोच समझकर सही विकल्प का चयन करना होगा। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर समासिक पदों को अलग करना क्या होता है, विकल्प बी समास का विग्रह। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का, और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी है ना। तो समास का विग्रह समासिक है ना, समास का विग्रह जो होता है, समासिक पदों को अलग अलग करना समास का विग्रह कहलाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपने इसको भी जान लिया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से सही समास विग्रह नहीं है। अब एक समास और उसका विग्रह सही नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रेलगाड़ी का जो विग्रह होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये सही नहीं है। या फिर विकल्प डी ऊँट गाड़ी, यानी कि ऊँट से चलने वाली गाड़ी, इसका समास विग्रह सही नहीं है। विकल्प सी कह रहे हैं घोड़ा गाड़ी, घोड़ा से चलने वाली गाड़ी, ये समास जो विग्रह सही नहीं है। या फिर विकल्प डी डाक गाड़ी, डाक की गाड़ी। तो बिल्कुल कह रहे कौन सा एक जो विग्रह है वो सही नहीं है। तो किस विकल्प में समास का विग्रह सही नहीं है, आपको जवाब देना है। 4 विकल्प आप सबकी स्क्रीन पर सोच समझकर विचार करके जवाब आपको देना होगा। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी डाक गाड़ी है ना, ये देखिए जो आपको देख रहे हैं समास का विग्रह दिया गया है डाक की गाड़ी है ना। आप डाक की गाड़ी नहीं कहते हैं, बल्कि आप ये कहते हैं डाक को ले जाने वाली गाड़ी है ना। तो डाक को ले जाने वाली गाड़ी को डाक गाड़ी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और आपने क्या देखा, समासिक विग्रह इसका डाक की गाड़ी हो गया, इसलिए ये गलत है। और मित्रों इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा, डाक की गाड़ी, गाड़ी के स्थान पर सवारी, साधन, वाहन नहीं कर सकते हैं है ना। क्योंकि जब भी अभी आगे एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो आपका जो ये है ना, इस कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर करते हुए चलूँगा। तो फिलहाल आप सबका जवाब विकल्प डी इज राइट आंसर। बात करें रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का मतलब होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल माने होता है मित्रों पटरी, और पटरी पर चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी कहते हैं। ऊँट गाड़ी, ऊँट से चलने वाली गाड़ी को ऊँट गाड़ी कहते हैं। और घोड़ा गाड़ी, बिल्कुल सही जवाब आप सबका है कि घोड़ा से चलने वाली गाड़ी घोड़ा गाड़ी। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 8 का विकल्प डी डाक की गाड़ी नहीं होती है, डाक के लिए है ना, या डाक ढोने वाली गाड़ी को डाक गाड़ी कहते हैं। ठीक है ना, तो डाक को ले जाने वाली गाड़ी को डाक गाड़ी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, प्यारा सा प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प में अव्ययी भाव समास नहीं है। तो बिल्कुल सोचिए, समझिए, विचार करिएगा और प्रश्न संख्या 9 के सभी विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। कह रहे निम्न में से किस विकल्प में अव्ययी भाव समास नहीं है। विकल्प कह रहे कि अतिसार, अनुदिन और राजपुत्र में। विकल्प बी अकाण, अपवित्र और नगण्य में। विकल्प सी है इच्छानुसार, कुशलतापूर्वक और जीवन पर्यंत में। या फिर विकल्प डी घड़ी घड़ी, पल पल, मारा मारी। तो करें किसमें है ना, एक विकल्प में जिसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। ध्यान में रखिएगा, सभी पद अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किए जाते हैं। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 9 बेहतरीन सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए है ना। देखिए बात करें विकल्प ए की, तो अतिसार और अनुदूर में तो बिल्कुल अव्ययी भाव समास है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं राजपुत्र, और राजपुत्र का अगर समासिक विग्रह करेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा कि राजा का पुत्र है ना। तो राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है। तो कहने का आशय है कि इसमें पूरे पद आप देखेंगे ना, तो सभी जो है
समास अव्ययी भाव के अंतर्गत वाले नहीं थे, तो ये ध्यान में रखिएगा। बात करें अव्ययी भाव समास की, तो मित्रों अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहले विकल्प में आप देखेंगे पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। जैसे आपने देखा अतिसार, अनुदिन, है ना, तो अतिसार, अनुदिन, आजीवन, ये सब में देखेंगे कि पहला पद क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, ये राजपुत्र नहीं था, बाकी ये दोनों तो हैं, है ना। बात करें दूसरे में देखेंगे, दूसरा अगर पद की बात करें तो कभी कभी अव्ययी भाव समास के अंदर प्रथम पद अव्यय होता है। जैसे अकारण, आपवित्र और नगण्य, तो पहला पद इसमें देखेंगे अव्यय है। और अव्ययी भाव समास की एक और विशेषता है कि संपूर्ण पद अव्यय हो जाता है। आ माने नहीं, बे माने खर्च हो, जो यानी कि अभिकारी हो जाता है, उसका किसी भी लिंग वचन काल कारक के आधार पर प्रयोग करेंगे तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और विकल्प सी में देखें इच्छानुसार, कुशलतापूर्वक, आजीवन, यानी कि जहाँ पे आपको इच्छा अनुसार, कार्य अनुसार, रुचि अनुसार, अनुसार लग जाए तो बिल्कुल अव्ययी भाव समास, पूर्वक लग जाए, कुशलतापूर्वक, ध्यानपूर्वक, नम्रपूर्वक, जो भी आ जाए बस ध्यान में रखिएगा, पूर्वक लग जाए अव्ययी भाव समास। और पर्यंत, जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, कार्य पर्यंत, वर्ष पर्यंत, है ना, सब, और जीवन भर अगर आ जाए तो जीवन भर, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, जीवन भर, वर्ष भर, है ना, दिन भर, तो भर जहाँ पे लग जाए वहाँ भाई अव्ययी भाव समास है। तो कहने का आशा है कि तीसरा कंडीशन ये भी आपको देखने को मिल सकती है कि अव्ययी भाव समास का जो दूसरा पद होता है वो अव्यय हो सकता है। तो या तो पहला पद अव्यय होगा या दूसरा पद अव्यय होगा। पहला पद क्या हो सकता है कि बिल्कुल आपका उपसर्ग हो सकता है। और तीसरी यानी कि चौथी विशेषता है कि अव्ययी भाव समास में क्या हो सकता है, किसी जो पद की पुनरुक्ति हो जाती है, इसे घड़ी घड़ी, पल पल, मारा मारी, है ना, तो बिल्कुल भागम भाग, ये ध्यान में रखिएगा, हाथों हाथ, रातों रात, तो ये ध्यान में रखिएगा। जब कोई पद जो है पुनरुक्ति हो जाता है, दो बार आ जाता है, तो उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। तो फिलहाल आप सबका जो जवाब था विकल्पीय बिल्कुल लाजवाब उत्तर, सही उत्तर, तो ये ध्यान में रखिएगा और इसको बिल्कुल स्टार लगाइए। सारे तथ्यों को बिल्कुल संगत कर लीजिए और अपनी नोटबुक में दर्ज भी करते रहिए। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से एक समास का नाम असंगत है, यानी कि इनमें से कौन सा जो समास है सही नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि साकुशल में समास अव्ययी भाव समास है। विकल्प बी गुणयुक्त में तत्पुरुष समास है। विकल्प सी है जमा मर्द में कर्मधारय समास है। और विकल्प डी है 19 में द्विगु समास। तो बिल्कुल बहुत प्यारा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 10। सोच समझ कर जवाब आप सबको देना होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया और अलग अलग दिशाओं में जवाब जा रहा है। तो लेकिन कुछ भाई बहनों का जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। 19 में द्विगु समास है, ध्यान में रखिएगा। सॉरी, द्विगु समास नहीं है ना, ये बिल्कुल विकल्प असंगत है। तो 19 की बात करते तो 19 में द्विगु समास नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास है, ये ध्यान में रखिएगा। और अव्ययी भाव पूरा आपका कंप्लीट हो गया कि पहला पद बिल्कुल उपसर्ग हो सकता है, पहला पद अव्यय हो सकता है, दूसरा पद अव्यय हो सकता है, किसी पद की पुनरुक्ति हो सकती है, 2 बार हो सकता है, और तीसरा कहीं भी अगर आपको दिख जाए 19, 29, 39, 49, 59 आदि उन वाले संख्या वाले अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो प्रश्न को बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के मारिएगा और विकल्प अव्ययी भाव को लगाइएगा। ठीक है ना, कहीं भी आपको उन दिखाई दे दे तो ध्यान में रखिएगा, जितने भी 19, 29, 39, 49 ये सब 59 है ना, बिल्कुल दौड़ा करके मारिए और अव्ययी भाव विकल्प इसका सही करिए। तो इस कारण से आप बिल्कुल, है ना, विकल्प डी के पास जाएंगे। यह संगत है, ये अव्ययी भाव का उदाहरण है, द्विगु समास का नहीं है। ठीक है ना। तो मित्रों, आपने अव्ययी भाव को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आई होप कि किसी प्रकार की कोई गलती आपके साथ नहीं होगा। और अव्ययी भाव से संबंधित एक तथ्य और दिमाग में रख लीजिए, बहुत कम मिलता है और कम किताबों में मिलता है कि अगर कोई नदी हो और नदी के साथ संख्यावाची हो जाए तो अव्ययी भाव समास होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। एक बार बच्चा मुझसे पूछा था तो बिल्कुल मैंने इसका जवाब दिया था बहुत ढूंढ के, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो निश्चित रूप से आई होप कि आप सब बिल्कुल सही कर पाए होंगे। और प्रश्न संख्या 10 का विकल्प डी इज राइट आंसर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार टेट, सी टेट और, है ना, यूपी टेट में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, चलिए बात करें साकुशल में तो बिल्कुल अव्ययी भाव समास है। गुण युक्त माने गुण से युक्त है जो तत्पुरुष समास, ध्यान में रखिएगा। गुण से युक्त, जमा मर्द जमा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जवान है जो मर्द, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए तो फिलहाल 10 का विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में शुद्ध सामासिक विग्रह कौन सा है ना। तो देखिए आपके स्क्रीन पर 4 विकल्प आपको दिखाई देंगे। विकल्प कह रहे हैं कि सड़कगत, सड़क को आया हुआ, ये विग्रह सही है। विकल्प बी गौशाला का, गाय के लिए शाला, ये विग्रह सही है। विकल्प सी है
कि पाषाण हृदय, पत्थर के समान हृदय, ये सही है। या फिर विकल्प डी, घास खुदाई का जो समासिक विग्रह होगा घास की खुदाई। तो प्रश्न संख्या 11 का आपको जवाब देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है मित्रों, आप इस पर बिल्कुल 53 स्टार लगा लीजिए। और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि समाज की आत्मा है ये प्रश्न, समाज की जान है। इसे नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, बिल्कुल, है ना। इसका जवाब आप सबसे हम जानना चाहेंगे, इंतजार करेंगे और सभी के उत्तर को हम देखेंगे। तो बिल्कुल आप सभी भाई बहन इसका जवाब दें, सही बच्चे भी इसका जवाब दें। तो बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब आया, लेकिन अलग अलग दिशा में गया। और सही जवाब कुछ ही लोगों का आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। घास खुदाई का जो समासिक विग्रह होगा घास की खुदाई होगा। और घास की खुदाई का जब समासिक पद बनता है ना, तो घास का घस हो जाता है और ये विकल्प से बीच से जो लोप हो जाता है विभक्ति का कारक का, और हो जाता है घस खुदाई। ठीक है, चलिए देखिए मित्रों, बात करते हैं शरणागत। तो देखिए शरण को गत होना चाहिए था, लेकिन आपने गत के स्थान पर आया हुआ कर दिया। और जब भी आप समास का विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में कोई उसका पर्यायवाची शब्द, उसका भिन्नार्थक शब्द, उसका अर्थ नहीं लिखते हैं, बल्कि पद वही सेम रहते हैं। बीच की जो विभक्ति है, कारक चिन्ह है, जिसका आप लोप किए हैं, उसी को बीच में लाते हैं और उसी को हटाते हैं। दोनों पदों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी थी मेरे द्वारा। शरण को मैंने यहाँ तक तो सही था, आया हुआ नहीं, यहाँ पे होना था शरण को गत। तो शरणगत, शरणागत है ना, तो शरण को आगत, शरण को आगत, ये ध्यान में रखिएगा। शरण को आया हुआ नहीं, बिल्कुल। विकल्प भी देख रहे गौशाला, यहाँ पे शाला तो सही था, गाय के लिए शाला, है ना, लेकिन यहाँ पे गो नहीं था, यहाँ पे गो के लिए शाला होना था, इसलिए विकल्प भी गलत हुआ। और विकल्प सी है पाषाण हृदय। तो यहाँ पे पाषाण के समान हृदय होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे पत्थर हो गया था। तो इसकी पर्यायवाची, इसका अर्थ आप नहीं कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी समासिक पद का विग्रह करें तो ध्यान रखें कि दोनों पदों का बिल्कुल आपको अर्थ नहीं रखना है, दोनों पद सेम रहेंगे। और बीच के जो आप कह सकते हैं विभक्ति या कारक चिन्ह है, उसी को आप लोप करते हैं और उसी को फिर ला के रखते हैं। तो आई होप कि बिल्कुल आप सब इसको समझ गए होंगे। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, घास खुदाई का है, घास खुदाई निश्चित रूप से सही जवाब है। और आप लोग अपनी अपनी पीठ खुद से ठोक सकते हो कि शाबाश, वी हैव डन, वेल डन। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से किस विकल्प में अव्ययी भाव समास नहीं है। अब एक विकल्प में अव्ययी भाव समास नहीं है, उसको आपको चयन करना है जवाब के रूप में। विकल्प कह रहे हैं कि यथाशक्ति में, विकल्प बी इच्छानुसार में, विकल्प सी है साफ साफ, या फिर विकल्प डी है रोगातुर में। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब आप सबको देना है। और आप सबका जवाब फट से आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। रोगातुर इज राइट आंसर, रोग से आतुर, है ना। क्या है? तत्पुरुष समास से ध्यान में रखिएगा। यथाशक्ति, बिल्कुल यथाशक्ति, यथा रुचि, यथा योग, यथा, है ना, उचित, यथा समय, जो भी है यथा आ जाए तो अव्ययी भाव समास। इच्छा अनुसार, कारण अनुसार, अगर कहीं पे अनुसार आ जाए तो बिल्कुल आपका जवाब अव्ययी भाव। और किसी पद की दुरुक्ति हो जाए तो प्राय आपका जो समास होता है अव्ययी भाव समास होता है। तो निश्चित रूप से आप सब समझ गए हैं और सभी भाई बहनों का जवाब विकल्प डी सही रहा। तो निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि आप बीती में कौन सा समास है ना। बिल्कुल विकल्प ये कह रहे हैं कि कर्मधारय समास है, विकल्प बी तत्पुरुष समास है, विकल्प सी बहुब्रीहि समास, या फिर विकल्प डी द्वंद्व समास। तो प्रश्न संख्या 13 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर और जवाब के रूप में 4 विकल्प आप सबके सामने, उत्तर का चयन आप सबको करना है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तत्पुरुष समास इज राइट आंसर, है ना। आप पर बीती की बात करते हैं तो आप पर बीती, आप बीती का मतलब आप पर बीती, और आप पर बीती है तो बिल्कुल तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का सप्तमी ध्यान में रखिएगा, मे पेपर अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, और ये प्रश्न जो है यूपी आई थिंक कि टेट में पूछा गया था, ये ध्यान में रखिएगा। अब किस पर पूछा गया था तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक बच्चा मुझसे पूछा था। ठीक है, तो चलिए विकल्प बिल्कुल सही आपका रहा कि विकल्प बी, है ना, तत्पुरुष समास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि सभा पंडित का सही समास विग्रह होगा। बिल्कुल आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आप गलत आप नहीं करेंगे, है ना। तो सभा पंडित की बात करते हैं, सभा पंडित का सही समास विग्रह होगा। विकल्प यह है कि सभा और पंडित, विकल्प बी सभा का पंडित, विकल्प सी है सभा में पंडित, या फिर विकल्प डी है सभा के लिए पंडित। तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न है, स्टार लगाइए और इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब दीजिए।
तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सभा में पंडित इज राइट आंसर। बिल्कुल, सभा पंडित का मतलब होता है सभा में पंडित, सभा में पंडित यानी कि सभा में जो विद्वान है उसे कहते हैं सभा पंडित। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 15 की हत है जिसकी आशा का समासिक पद क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि निराशा होगा, विकल्प बी हताशा होगा, विकल्प सी हताशी होगा, या फिर विकल्प डी व्याकुल होगा। तो प्रश्न संख्या 15 आप सबकी स्क्रीन पर थोड़ा सा बदल करके प्रश्न पूछा गया है, आपको जवाब देना है कि इसका समासिक पद क्या होगा। विग्रह आपके स्क्रीन पर है कि हत है जिसकी आशा, उसका समासिक पद क्या होगा, जवाब दीजिए। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, हताशा इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पे हत है और यहाँ पे आशा है, दोनों के पास पास लाओगे तो बन जाएगा हताशा। हत है जिसकी आशा, है ना, समास होगा हताशा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सबका जो समासिक पद था हताशा, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। सभी भाई बहनों का निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में कौन सा विग्रह सही नहीं है। अब देखिए एक विग्रह कौन सही नहीं है, जवाब आपको देना है। विकल्प कह रहे कर्णफूल, विग्रह कर्ण का फूल, विकल्प बी हथ फूल, हाथ में पहनने के लिए फूल, विकल्प सी है स्वर्ण फूल, स्वर्ण से बना हुआ फूल, या फिर विकल्प डी रजत फूल, रजत से बना हुआ फूल। तो कह रहे कौन एक सही विग्रह नहीं है, और जो सही विग्रह नहीं है उसका चयन आपको करना है। कर्ण फूल, हथ फूल, स्वर्ण फूल, रजत फूल और विग्रह आपके सामने है, जवाब दीजिए कौन सही नहीं है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कर्ण का फूल नहीं होता है ना। देखोगे कर्ण माने कान का कोई फूल बनता है, नहीं बनता है ना, तो बिल्कुल कर्ण का फूल नहीं होता, बल्कि कर्ण में पहनने के लिए फूल, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जवाब आपका होना था कि कर्ण में पहनने के लिए फूल कर्ण फूल, है ना, कर्ण में पहनने के लिए फूल कर्ण फूल होना था। हाथ में पहनने के लिए हथ फूल, और सोने से बना हुआ फूल स्वर्ण फूल होता है। सोना माने स्वर्ण, है ना, स्वर्ण से बना हुआ स्वर्ण फूल, है ना, तो स्वर्ण फूल स्वर्ण से बना हुआ, जिसे आप कहते हैं सोने से बना हुआ। रजत फूल, रजत माने होता चांदी, तो चांदी से बना हुआ फूल को आप कहते हैं रजत फूल, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 16 का जो जवाब था विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 17 है कि तत्पुरुष समास में किस पद की प्रधानता होती है। आसान सा प्रश्न, प्यारा सा जवाब आप सबको देना है। विकल्प ये है कि पूर्व पद की प्रधानता होती है, विकल्प बी दोनों पद की प्रधानता होती है, विकल्प सी अन्य पद की प्रधानता होती है, या फिर विकल्प डी उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब आप सबको देना है कि तत्पुरुष में किस पद की प्रधानता होती है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर तत्पुरुष की बात करते हैं ना, तो विकल्प डी उत्तर पद की प्रधानता होती है, बाद वाले पद की प्रधानता होती है, या दूसरे पद की प्रधानता होती है, ध्यान में रखिएगा। पूर्व पद की प्रधानता अव्ययी भाव में, दोनों पद की प्रधानता द्वंद्व समास में, अन्य पद की प्रधानता बहुब्रीहि समास में, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल स्टार लगा करके इस प्रश्न को अपने नोटबुक में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में से किसमें कर्म तत्पुरुष समास है। विकल्प कह रहे कि अधिकार प्राप्त में है, विकल्प बी कार्य मुक्त में है, विकल्प सी बलि पशु में, या फिर विकल्प डी गर्भ शून्य। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब आप सबको देना है कि किसमें कर्म तत्पुरुष समास है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 18 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए। अधिकार प्राप्त का मतलब होता है अधिकार को प्राप्त, अधिकार को प्राप्त द्वितीया, है ना, कर्म यानी कर्म तत्पुरुष, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कार्य मुक्त की बात करते हैं तो कार्य से मुक्त होता है, कार्य से मुक्त हुआ कोई व्यक्ति तो अपादान हो गया। बलि पशु, तो बल के लिए जो पशु है संप्रदान। गर्भ से शून्य, ध्यान में रखिएगा, गर्भ से शून्य है तो गर्भ से रहित हो गया, अपादान, ध्यान में रखिएगा। और कार्य से मुक्त, कार्य से मुक्ति मिल रही है तो इसका मतलब तृतीया होगा, ये ध्यान में रख सकते हैं। और अपादान भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो गर्भ से शून्य है, गर्भ से मुक्त है, गर्भ से शून्य, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आई होप कि प्रश्न संख्या 18 का जो जवाब था विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर, जवाब आप सबको देना है कि पर्णकुटी में कौन सा समास है। विकल्प कह रहे हैं कर्मधारय समास, विकल्प बी अव्ययी भाव समास, विकल्प सी द्वंद्व समास, या फिर विकल्प डी द्विगु समास। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर और सुंदर जवाब आप सबका सामने आ गया कि सर पर्णकुटी का मतलब होता है पर्ण से बनी हुई कुटी, है ना। तो बिल्कुल विकल्प ये
कर्मधारय समास इज राइट आंसर, है ना। और मैंने जानबूझ करके द्विगु समास दिया है कि कभी कभी आ जाता है पंचवटी और बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि पंचवटी पूछा गया है कि पर्णकुटी पूछा गया है, और कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में और मार देते हैं द्विगु समास, ठीक है ना। तो पंचवटी अगर आपको मिल जाए तो विकल्प में आपको द्विगु समास करना है, अगर बहुब्री ना हो तो, ठीक है। और बहुब्री है तो बहुब्री आप करिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आप सबका जवाब आ गया कि सर पर्णकुटी में कौन सा समास था, कर्मधारय समास, व्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो आप सबने जो जवाब दिया विकल्प ए कर्मधारय समास इज राइट आंसर। पर्ण से बनी है जो कुटी, पर्ण माने होता है पत्ते से बनी कुटी को पर्णकुटी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि खुशबू और कुकृत में कौन सा समास है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बहुब्री समास, विकल्प बी तत्पुरुष समास, विकल्प सी द्वंद्व या फिर विकल्प डी कर्मधारय। तो खुशबू और कुकृत, है ना। तो बिल्कुल दोनों का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, कर्मधारय समास इज राइट आंसर, है ना। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो खुशबू और कुकृत दोनों में अगर समास देखा जाएगा तो विकल्प डी कर्मधारय समास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि सपरिवार में कौन सा समास है। विकल्प कह रहे हैं कि अव्ययीभाव समास, विकल्प बी कर्मधारय समास, विकल्प सी तत्पुरुष या फिर विकल्प डी बहुब्री समास। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर सा परिवार में विकल्प ए अव्ययीभाव समास है। सा उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा, और परिवार सहित इसका अर्थ होता है परिवार के साथ, परिवार के सहित, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 22 है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, स्टार लगाइए और इस प्रश्न को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, जवाब बड़ा लाजवाब मिलेगा आपको, ठीक है ना। विकल्प ए कह रहे हैं कि कर्मधारय समास है, विकल्प बी बहुब्री समास है, विकल्प सी द्वंद्व समास है या फिर विकल्प डी द्विगु समास है। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब आपको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और निश्चित रूप से आप इसको कह सकते हैं ना कि व्याकरण का प्राण है ना। व्याकरण मतलब समास का प्राण है, ये ध्यान में रखिएगा। और आज की प्रश्नोत्तरी का एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप कह सकते हैं कि पीताम्बर में कौन सा समास है। जवाब आप सबको देना है और ढेर सारे भाई बहन विकल्प ए पर और कुछ भाई बहन विकल्प बी पे जा रहे हैं। तो बिल्कुल दोनों जवाब एकदम बिल्कुल आ गया। और अब कंप्यूटर से जानना चाहेंगे कंप्यूटर जी क्या इसका जवाब देते हैं। तो कंप्यूटर जी का जवाब आएगा सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बहुब्री समास इज राइट आंसर। मित्रों, बात करें पीताम्बर में तो कर्मधारय समास है निश्चित रूप से और बहुब्री समास भी है। और अगर किसी भी विकल्प में अगर दो समास हों, अगर आपको एक समास अगला मिले और दूसरा बहुब्री मिले तो बहुब्री सबसे बड़ा समास माना जाता है, इसलिए आप बहुब्री समास को विकल्प के रूप में चयन करेंगे। तो यहाँ पे कर्मधारय समास और बहुब्री दोनों है, लेकिन बाप है बहुब्री, ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा है इसलिए, है ना। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को यही बताता हूँ कि बहुब्री सबका बाप है, सबका बाप है। यानी कि अगर कर्मधारय भी हो बहुब्री हो तो बहुब्री लगाइए, तत्पुरुष भी हो बहुब्री हो तो बहुब्री लगाइए, द्विगु समास है और बहुब्री हो तो द्विगु लगाइए, द्वंद्व समास है बहुब्री है तो बहुब्री में लगाइएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप सब समझ गए होंगे और प्रश्न संख्या 22 का विकल्प बी इज राइट आंसर। स्टार लगाइए, नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि अगर बाप आ जाए तो बाप को लगाना है ना। यानी कि बहुब्री समास अगर किसी पद में हो और दो समास बनते हो तो निश्चित रूप से आप बहुब्री समास को लगाएंगे। अब आप ये मत कर दीजिएगा कि बहुब्री समास में बन ही नहीं रहा हो, विकल्प में हो और बहुब्री समास को आप लगा दीजिए, नहीं। अगर दो समास बन रहे हैं तो बहुब्री को आपको लगाना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 23 है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। विकल्प कह रहे हैं बहुब्री समास, विकल्प बी कर्मधारय समास, विकल्प सी तत्पुरुष समास या फिर विकल्प डी द्विगु समास। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब आप सबको देना है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं दो समास, है ना, कर्मधारय भी बन रहा है बहुब्री बन रहा है। जवाब आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, बहुब्री समास इज राइट आंसर, है ना। और कभी कभी आपको विग्रह दे देता है, विग्रह के हिसाब से पूछेगा, नीला है कंठ जो, तब तो कर्मधारय समास होगा, और नीला है कंठ जिसका वह अर्थात कौन होते हैं, शिव जी, तब नीलकंठ होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अभी आगे जब प्रश्नोत्तरी आपके लिए निर्माण होगी तो आप इस तरह के प्रश्न भी देखेंगे, चक्कर खाएंगे और लास्ट में आप उसका जवाब सही पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब विकल्प है ये, बहुब्री समास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में समास से कितने भेद हैं। विकल्प कह रहे हैं कि 5 भेद, विकल्प बी 3, विकल्प सी 7 या फिर विकल्प डी 6। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब विकल्प डी होगा कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, 6 भेद इज राइट आंसर, है ना। देखिए मित्रों, बात करें अगर विकल्प में आपको कहीं पर 4 भेद नहीं है
तो निश्चित रूप से सामान्य रूप से जो समास के 6 भेद होते हैं उसको आप लगा सकते हैं। तो मैंने इस प्रश्न का निर्माण जानबूझकर किया था और इसमें 4 भेद नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 24 का विकल्प डी 6 भेद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 25 कि चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा। अब चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा। अब विकल्प ए है कर्मधारय समास होगा, विकल्प बी द्विगु समास होगा, विकल्प सी द्वंद्व या फिर विकल्प डी बहुब्रीहि समास। तो प्रश्न संख्या 25 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर स्टार लगाइए और इसका जवाब दीजिए कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो बिल्कुल आप सबका सही जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, बहुब्रीहि समास इज राइट आंसर। चंद्र है शिखर पर जिसके वह अर्थात चंद्रशेखर यानी कि शिव जी। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जवाब विकल्प डी बहुत सही रहा। अच्छी शुरुआत और अच्छी समझ आप सबकी। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप सब मेरे साथ हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जुड़े और प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हिंदी व्याकरण की क्लास के लिए जुड़े और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे, रविवार के दिन केवल एक क्लास रहती है, सुबह 7 बजे 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी के लिए आप सब मेरे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। तो बस आज की वीडियो में हम आपसे विदा लेंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। आप लोग अपना स्नेह प्यार इसी तरह से चैनल को बनाए रखें।